फोटोसिंथेसिस दो अलग अलग शब्दों से बना है। उसमें से पहला है फोटो, जो हमने डेराइव करा है फ्रॉम फोटोन, और फोटोन का मतलब होता है लाइट। और दूसरा है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब होगा टू प्रोड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। और प्रोडक्शन किस चीज का होगा? इसमें प्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिक फूड का, यानी कि जो भी प्लांट का फूड मटेरियल हो उस ऑर्गेनिक फूड का सिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट यूजिंग अ सेल ऑर्गेनेल, और वो सेल ऑर्गेनेल होती है क्लोरोफिल। तो इस प्रोसेस से जो फूड मिलता है वो एक ऑर्गेनिक फूड होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मेनली, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इस प्रोसेस को परफॉर्म कौन करेगा? तो ये प्रोसेस होती है केवल ग्रीन प्लांट्स में, और ग्रीन प्लांट्स के भी केवल ग्रीन पार्ट में। तो जो ग्रीन प्लांट्स होंगे उनके भी ग्रीन पार्ट में, यानी कि जो भी ट्री का जो बार्क वाला पार्ट है या फिर रूट वाला पार्ट है उसमें ये फोटोसिंथेसिस नहीं होती। ग्रीन प्लांट रिप्रेजेंट करता है एक मैच्योर प्लांट में लीफ वाले स्ट्रक्चर को। अगर लीफ में भी बीच में कोई स्पॉट है बीच में जो ग्रीन कलर का नहीं है, जो वाइट है या ब्राउन कलर का एक वेरिएगेटेड लीफ में जो स्पॉट्स होते हैं, तो वहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती। तो हमें इससे पता लगा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो है उसकी सेल ऑर्गेनेल का, और वो सेल ऑर्गेनेल होती है। तो जो सेल ऑर्गेनेल इस फोटोसिंथेसिस के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है, यानी कि सेल ऑर्गेनेल का होना जरूरी है, वो सेल ऑर्गेनेल होती है क्लोरोफिल। तो पहले पार्ट में हमने डिस्कस करा था कि फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है, यानी कि इसकी लोकेशन। अब लोकेशन के बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो ये कि इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है जो प्रोडक्शन होगा वो किस चीज़ का होगा, यानी कि हम जो चीज़ सिंथेसाइज कर रहे हैं वो क्या बना। तो फोटोसिंथेसिस से जो हमें मिलेगा वो मिलता है ऑर्गेनिक फूड प्लांट के केस में, और ये ऑर्गेनिक फूड रिप्रेजेंट करा जाता है बाय ग्लूकोज। यानी कि मेजोरिटी ऑफ द प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस से जो ऑर्गेनिक फूड यानी कि जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो होता है ग्लूकोज। इसके साथ साथ एक बनती है ऑक्सीजन गैस, O2 गैस, जो एनवायरनमेंट में प्लांट्स रिलीज कर देते हैं, और इसी ऑक्सीजन गैस को हम रेस्पायर करते हैं। तो इसकी हमने लोकेशन देखी कहाँ होगी, हमने इसका प्रोडक्शन देखा कि उसमें क्या बना। अब हम बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस होती कैसे है, यानी कि इसका मैकेनिज्म क्या है। अब हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है लीफ के अंदर, लेकिन लीफ में भी कहाँ होगी? तो वो देखिए ये एक लीफ है। अगर इस लीफ को हम बीच में से काटें, यानी कि कुछ इस लाइन के थ्रू ऐसे काटेंगे, तो जो इस लीफ का जो रेमिनेंट होगा यानी कि जो पार्ट बचेगा वो कुछ इस टाइप से होगा। उसमें ये लाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगी कुछ टिश्यूज को। अगर हम इस वाली लाइन को माइक्रोस्कोप में प्लेस करेंगे, यानी कि हमने यहाँ से इस तरफ से इस लीफ को देखा है माइक्रोस्कोप के अंदर, तो यहाँ से जो हमें दिखेगा यानी कि इस वाले फेस के ऊपर अगर इसको 2D में ड्रॉ करें तो ये फेस कुछ इस टाइप से दिखेगा लीफ का। तो हमने लीफ के इसी फेस को देखना है माइक्रोस्कोप में, तो ये वाला फेस कुछ इस वाले डायग्राम जैसा दिखेगा। इसमें जो सबसे ऊपर है, जो ऊपर वाली एपिडर्मिस लेयर है जो पिंक में शो करी गई है, और इस पिंक लेयर के ऊपर एक जो ग्रीन लेयर है वो एक वेक्सिक्यूल, यानी कि जब हम एक लीफ को टच करते हैं अपनी फिंगर से तो उसकी जो लीफ का सरफेस है वो हमें कुछ एक ऑयली टाइप सा उसमें फील आती है, वैक्सी टाइप सी, वो ये वाली लेयर होती है। अब इस एपिडर्मिस, यानी कि एपिडर्मिस का मतलब होता है जो सबसे पहली लेयर हो, इस एपिडर्मिस लेयर के नीचे हमें कुछ इस टाइप से लंबे वाले सेल्स दिख रहे हैं जिन्हें हम इलोंगेटेड सेल्स कहते हैं। ये जितने भी ग्रीन सेल्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेसोफिल सेल्स को, यानी कि चाहे वो लंबे वाला सेल हो या फिर वो एक गोल वाला सेल हो, ये वाले ये रिप्रेजेंट करेंगे हमारे मेसोफिल सेल्स को। ये मेसोफिल सेल्स है। हमें इनकी डिफरेंशिएशन में अभी नहीं जाना, वो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें इतना देखना है कि ये मेसोफिल सेल्स है जो लीफ के अंदर ग्रीन सेल्स होते हैं, और इन्हीं मेसोफिल सेल्स के अंदर हमारी सेल ऑर्गेनेल्स होती है, वो होगी क्लोरोप्लास्ट। और हमें पता है क्लोरोप्लास्ट वो सेल ऑर्गेनेल है जहां पर फोटोसिंथेसिस होगी।
तो इन जो ग्रीन सेल्स के अंदर जो ब्लैक कलर के डॉट्स रिप्रेजेंट करे गए हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं क्लोरोफिल की, क्लोरोप्लास्ट की पोजीशन को लीफ के मेसोफिल सेल के अंदर। अब क्लोरोप्लास्ट में ऐसा क्या है कि लाइट रिएक्शन यानी कि जो फोटोसिंथेसिस है वो यहीं पर होगा। तो जो क्लोरोप्लास्ट है इनके अंदर एक पिगमेंट होता है यानी कि एक कलर्ड कंपाउंड होता है जिसे हम कहेंगे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के पास एक स्पेशल एबिलिटी ये है कि ये क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी कि ये सनलाइट को कैप्चर करेगा और उस सनलाइट को कैप्चर करके ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और उस एनर्जी से फिर हम अपना फूड बनाएंगे। तो अगर हम क्लोरोफिल के बारे में लिखें कि क्लोरोफिल का काम क्या होता है, तो सबसे पहली बात कि ये एक्ट करता है एज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का मतलब होता है वो पिगमेंट जो हमें फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो क्लोरोफिल इट रिप्रेजेंट्स अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। पिगमेंट का मतलब होता है एक कलर्ड कंपाउंड। अब जो क्लोरोफिल का फंक्शन है वो ये कि ये सनलाइट को, यानी कि सनलाइट की बात करें तो सनलाइट यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी लाइट एनर्जी को। ये इस लाइट एनर्जी को ये कन्वर्ट करेगा एक ऐसी केमिकल एनर्जी में जिसको फर्दर सेल यूज करेंगे टू मेक देयर फूड। तो सनलाइट का यहाँ पर कन्वर्जन होगा इनटू दी केमिकल एनर्जी, और ये केमिकल एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीपी। उसकी हम अब आगे बात करेंगे। अब मैकेनिज्म की बात करें, यानी कि अब तक हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस में वो अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। फूड में हमने देखा कि वो ग्लूकोज भी बनाते हैं, लेकिन वो किस मटेरियल से अपना ग्लूकोज बनाते हैं। तो जो प्लांट्स हैं, हमें पता है कि प्लांट्स के केस में दे इनटेक CO2, यानी कि वो CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, जस्ट लाइक जैसे कि ह्यूमंस हम O2 इनहेल करते हैं। तो प्लांट्स के केस में वो CO2 इनहेल करते हैं, साथ में वो रूट से कुछ पानी एब्जॉर्ब करते हैं, दैट इज H2O। और इस पानी और CO2 से वो सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी कि जब सनलाइट हो और क्लोरोफिल सेल ऑर्गेनेल होना चाहिए, तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। और क्लोरोफिल एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो इस सनलाइट को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में, और वही केमिकल एनर्जी हम यूज करेंगे CO2 और H2O को अपने फूड में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो प्लांट के केस में फूड होता है वो होगा ग्लूकोज, और उस ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये जो फॉर्मूला है वो है ग्लूकोज का, यानी कि ग्लूकोज एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें 6 कार्बन के एटम हैं, 12 हाइड्रोजन है और उसके साथ उसमें 6 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। इन सब को मिला के हमें मिलता है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, और साथ में प्लांट रिलीज करता है ऑक्सीजन गैस। हम गैस को ऊपर वाले एरो से शो करते हैं, इसका मतलब वो गैस एनवायरनमेंट में प्लांट ने रिलीज कर दी। अगर अब इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करते हुए यहाँ पर कार्बन के एटम 6 हैं तो यहाँ पर भी 6 आएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम 12 है तो यहाँ पर हमें उसको 12 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 6O यहाँ है और 12O यहाँ, यानी कि 18O इस तरफ है हमारे पास। यहाँ पर ऑक्सीजन के 18 एटम है, 6 एटम यहाँ पर हैं, तो यानी कि हमें 12 एटम और चाहिए। तो इस O2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो यहाँ पर 12 और 6, यहाँ पर भी 18 ऑक्सीजन के एटम है और लेफ्ट हैंड साइड पर भी हो। तो ये इक्वेशन बैलेंस होगी। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है एक फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को। अब अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें, यानी कि ये होता कैसे है, तो फोटोसिंथेसिस एक डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है, यानी कि ये एकदम से नहीं होता। इस फोटोसिंथेसिस में अलग अलग फेजेस होते हैं, यानी कि ये पार्ट्स में कंप्लीट होगा। मेन इसमें 2 फेज होते हैं। सबसे पहला आता है लाइट फेज और फिर इसमें हो आता है दूसरा फेज, दैट इज डार्क फेज। लाइट फेज जैसे नाम बता रहा है, लाइट फेज का मतलब होता है विच इज डिपेंडेंट अपॉन लाइट, यानी कि जो सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट है अपने कंप्लीशन के लिए। तो लाइट फेज में हम लिखेंगे कि ये फोटोसिंथेसिस वाले, यानी कि इस रिएक्शन का वो सब पार्ट है जो लाइट पे डिपेंड करेगा। तो लाइट फेज इट इज डिपेंडेंट अपॉन लाइट। अब इस रिएक्शन से, यानी कि इस लाइट फेज से हमें मिलेगा क्या? ये 2 अलग अलग फेज हैं, दोनों अलग अलग फेजेस में कुछ अलग अलग मॉलिक्यूल्स और अलग अलग कंपाउंड्स सिंथेसाइज होते हैं। तो
जो चीज़ हमें लाइट फेज से मिलती है, लाइट फेज का काम होता है सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और जो केमिकल एनर्जी प्लांट्स में बनेगी यहाँ पर वो होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड NADPH। ATP रिप्रेजेंट करेगा सेल की एनर्जी करेंसी को, यानी कि सेल को जितनी भी एनर्जी चाहिएगी किसी भी प्रोसेस के लिए वो सारी फुलफिल करी जाती है बाय ATP मॉलिक्यूल। और जो NADPH बना है इसका भी कन्वर्जन होता है इनटू दी ATP। तो जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सेल के लिए वो यहाँ पर होगा ATP का एक मॉलिक्यूल। वहीं अगर हम बात करें डार्क फेज की, तो डार्क फेज वो फेज है जो लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि इट इज एन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इसका मतलब ये नहीं है कि ये केवल रात में ही होगा, जो डार्क फेज है वो दिनों रात दोनों में चलता रहता है, बट इसका लाइट की प्रेजेंस या एब्सेंस का इस फेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक लाइट इंडिपेंडेंट फेज है। और इसमें जिस चीज का प्रोडक्शन होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट, यानी कि डार्क फेज के अंदर जो CO2 है, CO2 का रिडक्शन होगा, CO2 इज रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट, और जो कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट में बनता है वो होगा ग्लूकोज। रिडक्शन का मतलब, रिड्यूस्ड का मतलब हो गया कि इसमें CO2 का रिडक्शन हुआ है, और रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इसमें H प्लस का एडिशन हुआ है, उससे कोई एक नया कंपाउंड बना है, उस नए कंपाउंड को कहते हैं ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। अगर हम इसके मैकेनिज्म में जो कार्बोहाइड्रेट बना है, यहाँ पर ग्लूकोज बना है, अगर इस इक्वेशन में हम देखें तो जो CO2 यहाँ पर था, यानी कि ये वाला CO2, इस CO2 में यहाँ पर हमने ऐड करे हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसी हाइड्रोजन की एडिशन को हम कहेंगे कि जो CO2 थी उसका रिडक्शन हुआ है, यानी कि उसमें हाइड्रोजन ऐड करके हमने एक नया कंपाउंड बनाया है, और उस कंपाउंड का नाम होता है ग्लूकोज। अब जब एक चीज का रिडक्शन हुआ है, यानी कि इस CO2 का रिडक्शन हुआ है, इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड करा है, तो जो पानी है, पानी का देखिए, पानी यहाँ पर H2O था, इस H2 में से हमने हाइड्रोजन को रिमूव करा है और हमारे पास बचा O2। तो यानी कि जब एक किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो वो प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन। तो इस फोटोसिंथेसिस वाली इक्वेशन में जो पानी है उस पानी का हुआ है ऑक्सीडेशन। तो अगर ऑक्सीडेशन को हम रफली डिफाइन करें तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि H। तो इस रिएक्शन से हमें ये पता लगा है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी रिएक्शन है, एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइड बाय साइड होते हैं, यानी कि इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होगा, इसमें एक रिडक्शन रिएक्शन भी होगा। और ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हो हम उसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो। रिडॉक्स में जो RED है ये रिप्रेजेंट करेगा रिडक्शन को, और जो ऑक्स है वो रिप्रेजेंट करेगा ऑक्सीडेशन को। तो ये याद रखने वाली बात है कि इसमें कौन से कंपाउंड का रिडक्शन हुआ है और किस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये हुआ एक ओवरव्यू फोटोसिंथेसिस का। अब एग्जैक्टली दोनों लाइट फेज और डार्क फेज में होगा क्या, उससे पहले हम बात करेंगे ATP और NADPH जो इसमें यहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं कि ये एग्जैक्टली हैं क्या। तो फोटोसिंथेसिस में जो ATP का मॉलिक्यूल एक प्रोड्यूस हुआ है, उस ATP के मॉलिक्यूल की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो वो होगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट का मतलब होता है 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल, और यहाँ पर फॉस्फेट रिप्रेजेंट करा जाता है बाय PO3 2 नेगेटिव। यानी कि ऐसे अगर हम 3 मॉलिक्यूल एक एडिनोसिन के मॉलिक्यूल के साथ हम जोड़ दें तो हमें जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो होगा ATP। अब इससे सेल एनर्जी कैसे लेते हैं, वो ये कि इस ATP का अब कन्वर्जन होगा इनटू अनदर कंपाउंड दैट इज ADP। यानी कि जब ये 3 ATP थे एडिनोसिन के साथ, अगर मैं उसमें से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को हटा दूं तो उस एक बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी रिलीज होती है
वो एनर्जी फिर सेल यूज़ करता है बाकी प्रोसेस के लिए। और अब जो एटीपी का कन्वर्जन हुआ है एडीपी में, इस एडीपी की अब फुल फॉर्म होगी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अब जो दूसरा मॉलिक्यूल बना था दैट इज NADPH, यहाँ पर H रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन को। तो अगर NADPH की फुल फॉर्म होती है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फोस्फेट, और सेल के पास मैकेनिज्म होता है जिससे ये वापस कन्वर्ट करा जाता है ATP में और फिर ATC सेल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो अब जो फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन है उसमें एग्जैक्टली होता क्या है, यानी कि उसके स्टेप्स क्या हैं, तो वो देखेंगे अब हम। दैट इज स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो सबसे पहली स्टेप होती है, सबसे पहली स्टेप होगी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, यानी कि क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करा बाय क्लोरोफिल। इसके बाद जो सेकंड स्टेप आती है, उस सेकंड स्टेप में जो लाइट एनर्जी क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब करी है अब इसका कन्वर्जन होगा। तो सेकंड स्टेप होती है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, यानी कि इस लाइट एनर्जी से हमने केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करी है और वो केमिकल एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और इस प्रोसेस के दौरान एक दूसरा रिएक्शन होता है दैट इज एंड, और इसी प्रोसेस के दौरान एक दूसरा प्रोसेस चलता है साइड बाय साइड, दैट इज उसमें होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, स्प्लिटिंग से मतलब है कि जो पानी का मॉलिक्यूल है H2O, उसको अलग छोटे छोटे कंपोनेंट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। यानी कि जो H2O है, इस H2O से हमें मिले हैं प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन और प्लस हाफ ऑफ O2। तो यहाँ से हमें मिलते हैं 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन एक पानी की मॉलिक्यूल से। हम इसको कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, और ये होता है ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। यानी कि लाइट रिएक्शन में जब केमिकल एनर्जी बनी तो इस पानी के मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हुई है उसके अलग अलग कंपोनेंट्स में। तो जब लाइट की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग होती है पानी के मॉलिक्यूल की, तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इसी प्रोसेस का दूसरा नाम है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। फोटोलाइसिस में फोटो का मतलब होता है लाइट और लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। तो लाइसिस इट रिप्रेजेंट्स ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन किसका हो रहा है, वो है पानी के मॉलिक्यूल का, और वो भी कब, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। यानी कि फोटो का मतलब होता है लाइट। तो जब लाइट की प्रेजेंस में पानी के मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है तो उसको कहेंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इन 2 स्टेप के बाद जो आखिरी और जो तीसरी जो फाइनल स्टेप होती है फोटोसिंथेसिस में, वो होगी रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं कि इसमें जो CO2 है उसका फिक्सेशन हुआ है, यानी कि CO2 को हमने कार्बोहाइड्रेट में फिक्स कर दिया है। अब वो CO2 वापस एनवायरनमेंट में नहीं जा सकती। तो जो तीसरी एंड फाइनल स्टेप होती है वो होगा रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। जो मैक्सिमम केसेस में बनता है वो होगा ग्लूकोज। तो ये 3 स्टेप हैं जो इसी ऑर्डर में चलती हैं, बट ये ज़रूरी नहीं कि स्टेप 1 के तुरंत बाद स्टेप 2 चले और स्टेप 2 के तुरंत बाद स्टेप 3 चले, क्योंकि कुछ प्लांट में स्टेप 2 के बाद जो स्टेप 3 होती है इसमें कुछ टाइम लगता है इसको प्रोसेस होने में। जैसे कि जो सक्यूलेंट्स प्लांट होते हैं उनमें जो CO2 का फिक्सेशन है, यानी कि जो रिडक्शन ऑफ CO2 है, वो उसी वक्त नहीं होती, वो बल्कि रात के टाइम पर होगी। ऐसा क्यों, वो हम बाद में हायर क्लासेस में देखेंगे। बट यहाँ पर जो एक्सेप्शन आते हैं वो सक्यूलेंट्स प्लांट आते हैं जो ज़रा कंडीशन में, सक्यूलेंट्स जैसे कि कैक्टस। इन केसेस में जो तीनों स्टेप हैं वो तुरंत एक के बाद एक नहीं चलती, इनमें स्टेप 2 के बाद टाइम लगता है स्टेप 3 तक जाने में। तो ये था फोटोसिंथेसिस, और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में।